नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायतों के लिए सिटीजन चार्टर को लेकर बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है और इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। ग्राम पंचायतों का जो सिटीजन चार्टर है, आखिर ये चार्टर है क्या। दूसरा यह समझना है कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या है। तीसरा ये कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में शामिल की जाने वाली कौन कौन सी सेवाएं होंगी। और आखिर में जानेंगे आवश्यक फॉर्मेट्स के बारे में। ग्राम पंचायत का जो सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा उससे संबंधित जितने भी फॉर्मेट्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज है जो ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाओं को मानक, गुणवत्ता, समय सीमा, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था के साथ आमजनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में किस तरह की सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रमाण पत्र, लाइसेंस या अनुज्ञप्ति संबंधी सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा, प्रशासनिक या शासनिक कार्य से संबंधित सेवा को भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा, विकास संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है। चौथा, कोविड या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है। पांचवा, कराधान संबंधी सेवा को भी शामिल किया जाता है। छठा, पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है। सातवां, ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में स्वच्छता संबंधी सेवा को भी शामिल किया जाता है। और आठवां, स्ट्रीट लाइट संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। नौवां, सामुदायिक संपत्ति संबंधी सेवा को भी शामिल किया जाता है। 10वां, कल्याण संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है। 11वां, सार्वजनिक लाइब्रेरी संबंधी सेवा को शामिल किया जाता है। 12वां, संपर्कता यानी गली एवं सड़क से संबंधित सेवा को भी शामिल किया जाता है। 13वां, डिजिटल सेवा जो कि पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसे भी शामिल किया जाता है। 14वां, अन्य सेवा यानी स्क्रीन पर दिख रही बाकी सेवाओं के अलावा अगर कोई सेवा ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती है तो उसे भी ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि ये तो 14 तरह या यूं कहें कि 13 तरह की सेवाएं हैं जिनका जिक्र हमने किया, लेकिन इन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाएगा यह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो हम एक एक करके बात करेंगे। प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुज्ञप्ति संबंधी सेवा में कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। तो इसके तहत कुल 4 तरह की सेवाओं को शामिल किया जा सकता है ग्राम पंचायत के स्तर पर। पहला है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र। दूसरी सेवा, व्यापार का लाइसेंस अगर जारी किया जाता हो ग्राम पंचायत के द्वारा तो उसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा, आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति अगर ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाती है तो उस सेवा को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। चौथा, अगर ग्राम पंचायत गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है तो वह सेवा भी इसी के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक या शासनिक सेवा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर फिलहाल एक ही तरह की सेवा को शामिल किया जा सकता है, वह सेवा है ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध। अब बात करते हैं विकास संबंधी सेवा के तहत कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। तो पहला है मनरेगा जॉब कार्ड बनाना। दूसरा है मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध करना। तीसरा है मनरेगा के तहत श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान करना। चौथा है पशु चिकित्सा संबंधी सेवाओं का अनुरोध करना। पांचवा है सरकारी विद्यालयों या आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय एवं वर्षा जल संचयन आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध करना। और अब बात करते हैं कोविड या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के तहत कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। इसके तहत फिलहाल 2 सेवाएं हैं जिसे आप शामिल कर सकते हैं। पहला, सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, बाजार, सड़क
नाली आदि को स्वच्छ बनाना। और दूसरा है कोविड किट का प्रावधान। अब बात करते हैं कराधान संबंधी सेवाओं के तहत कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। इसके तहत कुल 5 तरह की सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। पहला, संपत्ति कर का निर्धारण। दूसरा, संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण, यानी गांव में विभाजन अभिलेख या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को जारी करना। तीसरा, कर निर्धारण के खिलाफ अपील। चौथा, मकान नंबर का आवंटन, यानी गांव में किसी व्यक्ति को मकान नंबर चाहिए तो उसके लिए कराधान संबंधी सेवा के तहत मकान नंबर का आवंटन के लिए वह व्यक्ति अनुरोध कर सकता है। पांचवां, संपत्ति मूल्य प्रमाण पत्र। और अब बात करेंगे पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवाओं के बारे में कि इसके तहत कौन कौन सी सेवाएं ली जा सकती हैं ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। तो इसके तहत फिलहाल 5 तरह की सेवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें आप सिटीजन चार्टर में शामिल कर सकते हैं। पहला है जलापूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति। दूसरा है पानी की पाइपलाइन का रिसाव। तीसरा है हैंड पंपों की मरम्मत। चौथा है घरों से शोधन स्थल तक अपशिष्ट का परिवहन एवं कंपोस्ट केंद्र का प्रबंधन। और पांचवा है पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था। तो ये 5 सेवाएं हैं जो कि पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवाएं हैं जिनको कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में शामिल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता संबंधी सेवा के तहत देखते हैं कि कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। पहला है नाली भरने या सड़क पर पानी जमा होने की शिकायतों का निवारण। दूसरा है सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रखरखाव। तीसरा है कूड़ेदान की आपूर्ति का अनुरोध। चौथा है बाजार स्थलों की साफ सफाई। और पांचवा, सामुदायिक क्षेत्र में वर्षा जल संचयन संरचना की सफाई। तो ये 5 तरह की सेवाएं हैं जो कि स्वच्छता संबंधी सेवा के तहत ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में ली जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीट लाइट संबंधी सेवा के तहत कौन कौन सी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। पहला है खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत। दूसरा है नई बसी आबादी में स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगाने का अनुरोध। और तीसरा है हाई मास्ट लाइट लगाने का अनुरोध। अब जानते हैं गांव में सामुदायिक संपत्ति संबंधी सेवा के तहत कौन कौन सी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में। पहला है कब्रिस्तान या शमशान की भूमि का रख रखाव एवं सुधार। दूसरा है खेल के मैदान या पार्कों का रख रखाव एवं सुधार। तीसरा है योग केंद्रों का रख रखाव एवं सुधार। चौथा, सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना। तो ये 4 सेवाएं हैं सामुदायिक संपत्ति संबंधी सेवा के तहत। अब बात करेंगे कल्याण संबंधी सेवा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत कई सारी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं जैसे वृद्ध, विधवा एवं निःशक्त जनों के पेंशन के लिए आवेदन पत्र को अग्रेसित करना। दूसरा, खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध। तीसरा, नए राशन कार्ड तैयार करना। चौथा, राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करना। पांचवा, सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच करने की व्यवस्था का अनुरोध करना। छठा, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील से संबंधित मुद्दे। सातवां, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नामांकन से संबंधित मुद्दे। आठवां, आंगनबाड़ी केंद्रों के आहार कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे। नौवां, आशा एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण से संबंधित मुद्दे। और अब आगे बढ़ते हैं और सार्वजनिक लाइब्रेरी संबंधी सेवा के तहत बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सेवा है जिसे कि इसके तहत ले सकते हैं जिसका नाम है पर्याप्त संख्या में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रावधान। और अब बात कर लेते हैं संपर्कता की गली एवं सड़क संबंधी सेवा। इसके तहत गांव की सड़कों का रख रखाव आता है, यानी किसी नागरिक को गांव की सड़कों के रख रखाव से संबंधित कोई शिकायत हो तो इसके तहत दर्ज कर सकते हैं। और अब डिजिटल सेवा की बात करते हैं। डिजिटल सेवा के तहत कॉमन सर्विस सेंटर में सुधार, पंचायत में वाईफाई सेवा की उपलब्धता और तीसरा पंचायत में इंटरनेट से जुड़े मुद्दे आते हैं।
अंतिम तरह की जो सेवा है उसे अन्य सेवा हमने नाम दिया है, लेकिन अन्य सेवा में मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। यह ग्राम पंचायत के स्तर पर जो कुछ भी अलग तरह की सेवा दी जा रही है उसे इसमें शामिल कर सकते हैं। दरअसल ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर बनाने का दायित्व ग्राम पंचायत का है, लेकिन इसके पहले ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी विभागों के कर्मियों से लिखित रूप में एवं विधिवत हस्ताक्षरित विभागीय सार्वजनिक सेवाओं का विवरण प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विवरण का उल्लेख होना चाहिए। सिटीजन चार्टर में इन बातों का उल्लेख आवश्यक है, यह आप ध्यान से देख लें। पहला, सेवा का नाम। दूसरा, उस सेवा का विवरण। तीसरा, उस सेवा को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पात्रता। चौथा, सेवा प्रदान करने की समय सीमा। पांचवा, सेवा के लिए शुल्क का निर्धारण। छठा, सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर। और सातवां और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण कि संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर जिनसे सेवा संबंधी शिकायत की जा सके। इतना कुछ जानने के बाद आप जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर को तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया को हमने कई भागों में बांटा है, तो प्रक्रिया का जो पहला भाग है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से सिटीजन चार्टर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक आदेश निर्गत किया जाना चाहिए, जिसमें सभी पंचायतों के लिए निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों। और कौन से विवरण हैं तो यह देखिए आप, पंचायत का नाम, सिटीजन चार्टर के लिए विशेष ग्राम सभा की तिथि, फैसिलिटेटर का नाम जिसमें कि पंचायत कार्यपालक सहायक का नाम होना चाहिए, फैसिलिटेटर का मोबाइल नंबर, विभागीय नोडल का नाम, पद नाम, विभाग का नाम, विभागीय नोडल का मोबाइल नंबर। ये जानकारी उस पत्र में होनी चाहिए। इस प्रक्रिया का जो अगला भाग है उसके तहत ग्राम पंचायत की ओर से पंचायत सचिव विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लिखित एवं हस्ताक्षरित विवरण प्राप्त करेंगे। इसके बाद सिटीजन चार्टर के संबंध में ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव एवं सभी विभागीय कर्मियों की राय लेंगे। सिटीजन चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो नागरिकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराए जा सके। ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर में शामिल विशेष सेवाओं के लिए ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर को तैयार करने की प्रक्रिया के तीसरे भाग की। इस भाग के तहत ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिखित एवं हस्ताक्षरित विवरण को निर्धारित प्रारूप में समेकित कर मसौदा सिटीजन चार्टर तैयार कर लेना चाहिए। मसौदा सिटीजन चार्टर को विशेष ग्राम सभा में नागरिकों के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। इस दौरान संबंधित विभाग के कर्मियों को भी आवश्यक रूप से विशेष ग्राम सभा में उपस्थित रहना चाहिए और संबंधित सेवा के बारे में किसी नागरिक की जिज्ञासा का निराकरण करना चाहिए। मसौदा चार्टर पर पर्याप्त चर्चा के बाद उसे विशेष ग्राम सभा से पारित कराया जाना चाहिए और यह बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर को तैयार करने की प्रक्रिया के चौथे भाग की। इस भाग के तहत विशेष ग्राम सभा द्वारा पारित सिटीजन चार्टर को ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कर पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाना चाहिए एवं उसकी एक प्रति पंचायत कार्यपालक सहायक को ऑनलाइन पोर्टल जो कि panchayatcharter.nic.in है पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर किस तरह तैयार करना है, उसके पहले पेज पर क्या लिखा होना चाहिए, दूसरे, तीसरे एवं अन्य और एवं अंतिम पेज तक क्या क्या लिखा होना चाहिए, यह हम आपको बताने वाले हैं। गौर से देखेंगे। सबसे जो पहला पेज होगा सिटीजन चार्टर का वह इस प्रकार होगा, जिसमें ऊपर लिखा होगा ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर। उसके नीचे पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, फिर उसके नीचे चुने हुए प्रतिनिधियों का ब्यौरा और उसके नीचे पंचायत स्टाफ का ब्यौरा और फिर उसके नीचे समितियों का ब्यौरा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां हैं, अस्थायी समितियां, उनका ब्यौरा होना चाहिए। सिटीजन चार्टर का दूसरा पेज इस तरह लिखा होना चाहिए। सबसे ऊपर ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर नहीं लिखना है, आपको प्रस्तावना से शुरू करना है, प्रस्तावना लिखना है और प्रस्तावना के नीचे हम के बाद ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। के अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि सतत विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं के पारदर्शी
और प्रभावी वितरण के महत्व के साथ साथ निरंतर नवाचार की आवश्यकता को समझते हुए प्रभावशाली लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में कुछ नया लागू करने के लिए संकल्प लेते हैं कि सेवाओं के वितरण में समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन की प्रासंगिकता को पहचानेंगे। दूसरा, सेवाओं को डिजाइन और वितरित करते समय विविध विचारों को शामिल करेंगे। तीसरा, नागरिक सेवा के अनुभवों को समृद्ध करने के लिए सेवाओं की समय पर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ई गवर्नेंस और आईसीटी उपकरणों का लाभ उठाकर नवाचार अपनाते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करेंगे। और नीचे लिखना है, अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम इस मॉडल ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर को अंगीकृत एवं आत्मर्पित करते हैं। सिटीजन चार्टर का जो चौथा पेज होगा, ऊपर में लिखेंगे विजन, और विजन में लिखेंगे समावेशी सतत विकास और नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु समयबद्ध सेवाओं का अर्पण। उसके नीचे मिशन हेडिंग देनी है, और मिशन हेडिंग के नीचे लिखना है प्रभावी सेवार्पण प्रणालियों को पंचायत के नागरिकों हेतु लागू करना, जिससे सभी के जीवन स्तर में सुधार हो, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांग और समाज के अन्य कमजोर या प्रभावहीन वर्ग। सिटीजन चार्टर का जो अगला पेज होगा कुछ इस तरह होगा। ऊपर में आप लिखेंगे पंचायत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेवा मानक, और इसी तरह आप कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में होगा क्रम संख्या, दूसरे में होगा सेवा का नाम, तीसरे में होगा जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज, चौथे में होगा सेवा के लिए शुल्क, पांचवें में होगा सेवा वितरित किए जाने के लिए संभावित समय सीमा। छठे कॉलम का हेडिंग इस प्रकार लिखा जाएगा, सेवा के बारे में किससे संपर्क करें, व्यवस्था या शिकायत निवारण के लिए संपर्क किए जाने हेतु अधिकारी या प्राधिकरण। तो ये 7 कॉलम आप बना लेंगे। इन हेडिंग्स के नीचे जो सेवाओं को आप लिखेंगे वह इस प्रकार लिखेंगे कि एक तरह की सेवाएं एक साथ हों। जैसे आप देख सकते हैं, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या अनुज्ञप्ति से संबंधित जो सेवाएं होंगी उन्हें लिख लेंगे। फिर वो जैसे ही खत्म हो प्रशासनिक या शासनिक संबंधी सेवाओं को लिख लेंगे। फिर उसके खत्म होने के बाद विकास संबंधी सेवाओं को लिख लेंगे। इनके अतिरिक्त भी अगर कोई सेवा होगी तो फिर उसे भी लिख लेंगे। इन सभी सेवाओं को लिखने में कई पेज लगेंगे। आप 5वें पेज से शुरू करेंगे, हो सकता है या 25वां, 30वां या 32वें पेज तक जाए, या उससे भी आगे जा सकता है। सिटीजन चार्टर का जो अंतिम पेज होगा, उस अंतिम पेज में हेडिंग में लिखा होगा आदर्श घोषणा पत्र, जिसमें लिखा होगा मैं, फिर मुखिया जी का नाम, उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम का मुखिया या उप मुखिया या परामर्शी समिति का अध्यक्ष हूं, एतद द्वारा यह घोषणा करता या करती हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 52 सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुल डैश सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसकी सूची अनुलग्नक में शामिल हैं। तो अंतिम लाइन में जो डैश है वहां पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जो सेवाएं हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितनी सेवाएं ग्राम पंचायत के द्वारा दी जा रही हैं उनकी संख्या लिखनी है। और अंत में हस्ताक्षर होगा मुखिया जी का, या अब कहें तो परामर्शी समिति के अध्यक्ष का। लेकिन अब बात करेंगे कि यहां तक आप पहुंचेंगे कैसे। यहां तक पहुंचने के पहले एक शुरुआत करनी होगी। वीडियो के पत्र से प्रारंभ होगा सिटीजन चार्टर बनाने का कार्य। सिटीजन चार्टर बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से निर्गत पत्र में निम्नलिखित फॉर्मेट में सूची संलग्न होनी चाहिए, जिसमें क्रम संख्या, पंचायत का नाम, सिटीजन चार्टर के लिए विशेष ग्राम सभा की तिथि, फैसिलिटेटर का नाम यानी कि पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदस्थापित न रहने पर पंचायत सचिव का नाम, और अगर पंचायत एग्जीक्यूटिव है उस पंचायत के लिए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम, फैसिलिटेटर का मोबाइल नंबर, यह सब कुछ भरा होना चाहिए। यानी इस फॉर्मेट में उस प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के नाम होने चाहिए, और उसके लिए विशेष ग्राम सभा की तिथि निर्धारित कर यहां लिखी होनी चाहिए। उसके आगे पंचायत फैसिलिटेटर यानी कि पंचायत
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नाम लिखा होना चाहिए, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। अब जो आप इसी का दायां हिस्सा देख रहे हैं, इस दाएं हिस्से में आप देखेंगे विभागीय नोडल का विवरण। दरअसल ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग विभागों के जो कर्मी होते हैं उनका नाम यहां पर होगा। जैसे ग्रामीण विकास विभाग से ही आवास सहायक होते हैं तो उनका नाम लिख दिया जाएगा और फिर उनका मोबाइल नंबर। फिर ग्रामीण विकास विभाग का ही जो दूसरा हिस्सा है मनरेगा, उस मनरेगा के तहत रोजगार सेवक का एक पद होता है तो रोजगार सेवक का नाम लिखा जाएगा और उनका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। इसी तरह वित्त विभाग से संबंधित जो कर्मी होते हैं वह राजस्व कर्मचारी हैं तो राजस्व कर्मचारी का नाम होगा और उनका मोबाइल नंबर होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित एएनएम होती हैं तो एएनएम का नाम, उनका मोबाइल नंबर। फिर महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो सुपरवाइजर हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर। कृषि विभाग से संबंधित जो कृषि सलाहकार हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर। शिक्षा विभाग से संबंधित हेडमास्टर यानी ग्राम पंचायत में जो मिडिल स्कूल होगा उसके जो हेडमास्टर होंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से संबंधित सुपरवाइजर होते हैं, उनका नाम और नंबर। इसके अलावा और भी आप विभाग देख सकते हैं, विद्युत, कौशल विकास, उद्यमिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, वन, जल संसाधन, सहकारी समिति या अन्य भी कोई विभाग जो कार्यरत हो और उनके कर्मी हो तो उनका पदनाम दाईं ओर लिखेंगे और उनके दाईं ओर उनका नाम और फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। और यह पत्र जारी होने के बाद ऑनलाइन एंट्री का काम शुरू करेंगे सभी पंचायत एग्जीक्यूटिव। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।